हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 11 का ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। यानी इससे पहले कि हमने 4 वीडियो आपको दे रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, तब आप इस वीडियो पर आएंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को देखना है तो चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। तो वहाँ पर आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप पिछले सभी चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, जो कि हमने लगभग 10 चैप्टर आपको अच्छे से कवर करी हैं एंड आपको डीपली कंसेप्ट को समझाया है और आपको नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड किए हैं। तो उन सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम संरचनात्मक केबल प्रणाली पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर्ड केबल जो सिस्टम होता है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे घरेलू वायरिंग का लेआउट, है ना, कैसे बनाया जाता है, उसके संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वायरिंग परिपथ योजना बताऊंगा कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, है ना, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ओके, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम संरचनात्मक केबल प्रणाली यानी स्ट्रक्चर्ड केबल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर, है ना, UTP। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर, है ना, UTP केबल। सामान्य देखिए, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जो आपका CBT एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा सकता है कि UTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अनसील्ड ट्विस्ट पेयर होती है केबल, है ना, ये केबल का नाम है ना। UTP केबल सामान्यतः स्ट्रक्चर्ड केबल प्रणाली का ही प्रकार होता है ना। वर्तमान डेटा संचार तकनीक में सिंगल वायरिंग तकनीक ही सभी उपलब्ध बड़ी नेटवर्किंग है तकनीकों का सपोर्ट करती है। इसके अलावा कुछ इसके मुख्य जो है लाभ भी हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 5 बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आया या नहीं, तो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए, जो UTP केबल है, UTP की फुल फॉर्म होती है अनसील्ड ट्विस्ट पेयर, है ना। UTP केबल क्या होती है, सामान्यतः स्ट्रक्चर्ड केबल का ही एक क्या है, प्रकार है ना, स्ट्रक्चर केबल का ही एक प्रकार है। वर्तमान डेटा संचार, जो अभी डेटा संचार के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें सिंगल वायरिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका ही इस्तेमाल हो रहा है ना। लगभग बड़ी नेटवर्किंग तकनीकों को सपोर्ट करती है कौन, UTP केबल, है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ जो है एडवांटेज होते हैं, कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं, तो उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है UTP केबल सामान्यतः एक कलर कोडेड केबल होती है। यानी कि जो UTP केबल है ना, उसमें एक कलर होता है, कलर कोडेड के हिसाब से ये आती है। UTP केबल आमतौर पर समाक्षीय केबल या फाइबर की तुलना में कम महंगा होता है। जो फाइबर होता है ना, आपने देखा होगा आजकल जो इंटरनेट आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, फाइबर के थ्रू आ रहा है। फाइबर में क्या होता है, एक एंगल बनता है, उस पर जो है रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से जो है आपके घर तक जो है, आपके फ़ोन तक जो टावर वगैरह हैं आपके गांव में लगे हुए, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट आ रहा है। तो किसके मदद से आ रहा है, फाइबर की मदद से आ रहा है। लेकिन जो UTP केबल है ना, वो आमतौर पर समाक्षीय केबल या फाइबर की तुलना में कम महंगा होता है। यानी जो UTP केबल है वो फाइबर से सस्ता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी UTP केबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइबर की जगह, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन फाइबर जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है सही तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद UTP की स्थापना एवं टर्मिनेट इत्यादि करना बहुत सरल है। यानी UTP को जो है हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एक उत्तम UTP केबल प्रणाली समाक्षीय तुलना में उत्तम इंटरफियरेंस, है ना, सीक्वेंस प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो UTP केबल है ना, वो समाक्षीय तुलना में यानी उत्तम इंटरफियरेंस रिक्वेस्ट प्रदान करती है। सीक्वेंस होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, UTP केबल जो है जो इंटरफियरेंस है वो काफ़ी उत्तम यानी बेस्ट टू बेस्ट हमें प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर्ड UTP केबल कई संचार प्रोटोकॉल को उसी वायर बंडल में रहने देते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर UTP केबल होती है वो कई संचार प्रोटोकॉल को उसी वायरिंग बंडल में रहने देते हैं। एंड इसके बाद हमने क्या लिखा है, देखिए, इसके बाद हमारा नया टॉपिक है, वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड कोडिंग जो केबल
जो केबलिंग सिस्टम होता है ना वो क्या होता है मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एंड फाइबर बेस्ट है या फिर यूटीपी है बेस्ट है, वो भी मैंने आपको बताया। बाकी ये 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि एडवांटेज हैं यूटीपी केबल के, है ना, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं घरेलू वायरिंग का लेआउट संबंधित सिद्धांत। जो प्रिंसिपल ऑफ लेआउट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सामान्यतः जो सामान्य प्रकार की घरेलू एवं कार्यालयों की वैद्युतिक वायरिंग के अतिरिक्त बहुमंजिली भवनों एवं उद्योगशालाओं आदि में वैद्युतिक वायरिंग को कुछ विशेषताओं के साथ स्थापित करना होता है। कुछ वायरिंग लेआउट संबंधित नियम निम्न प्रकार हैं। अब देखिए होता क्या है, सामान्य जो नॉर्मल हम जनरल तरीके से वायरिंग करते हैं कहाँ पर, घरेलू घरों में, कार्यालयों में, है ना, इसके अतिरिक्त कुछ बहुमंजिल होती हैं जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, उद्योगशालाएँ होती हैं, उसमें जो है वैद्युतिक वायरिंग में कुछ विशेष जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ना, वायरिंग को इंस्टॉल करते वक्त। तो यही मैंने लिखा है, कुछ वायरिंग लेआउट जो है संबंधित नियम नीचे हमने लिखे रखे हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, पहला हमारा रूल है वायरिंग लेआउट में प्रयुक्त केबल पूर्णतः से दृढ़ रबर या पीवीसी आवरण द्वारा ढके हुए होने चाहिए। यानी जो वायरिंग लेआउट है उसमें जो है प्रयुक्त, जो भी आप प्रयुक्त कर रहे हो केबल, है ना, वो पूरी तरह से दृढ़ यानी मजबूत रबर या पीवीसी आवरण द्वारा ढके हुए होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है, नंगे वायर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वायरिंग में प्रयुक्त सभी संबंधित उपकरण भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम SI यहाँ पर 50 है, 50, 51, 50, 51, 58 एंड जो आपका 61 है इसके अनुसार होने चाहिए। यानी जो वायरिंग में प्रयुक्त होने वाली जो नियम है, संबंधित उपकरण है ना, भारतीय विद्युत नियम जो ISI है ना, ISI ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ISI क्या होता है। तो 1956 के नियम जो 50 और 51 और 58 और 61 के अनुसार होने चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वायरिंग में प्रयुक्त चालक, स्विच, प्लग एवं अन्य वैद्युतिक सहायक साधन जो साधन होते हैं उचित मानक एवं आकार के होने चाहिए, है ना। जो अब देखिए ऐसा तो है नहीं आप किसी स्विच को ज़्यादा बड़ा ला रहे हैं किसी को छोटा, तो ऐसा नहीं करना है कि उचित मानक के होने चाहिए, उचित मानक एवं आकार के होने चाहिए स्विच, प्लग एवं अन्य वैद्युतिक सहायक साधन। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए संरचनात्मक केबल जो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम है वो हमने पढ़ा, एंड इसके जो है कितने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लेआउट जो होता है डोमेस्टिक वायरिंग का वो आपको बताया, और इसमें जो है कुछ नियम्स को आपको ध्यान में रखना होता है और रूल्स को आपको ध्यान में रखना होता है। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है वायरिंग परिपथ योजना। अब वायरिंग परिपथ योजना क्या होती है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी आवासीय, बैंक, अस्पताल आदि भवनों में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना से पूर्व, उससे यानी वायरिंग करने से पहले उस भवन के मानचित्र एवं योजना मालिक की आवश्यकताओं के अनुरूप ही वैद्युतिक वायरिंग की योजना तैयार की जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपने नया घर बनवाया है ना, नया आपने घर बनवाया, तो जो इलेक्ट्रीशियन होगा या फिर किसी इंजीनियर को आप बुलवाएंगे, तो वहाँ पर क्या है वो सबसे पहले ऑब्ज़र्व करेगा आपके मकान को, आवास को, है ना, बैंक या अस्पताल कुछ भी हो सकता है, तो उसे वो ऑब्ज़र्व करेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको चाहिए, वो पूछेगा मकान मालिक से या फिर जो भी उसका ऑनर है, तो उससे पूछेगा कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, फिर वो एक लेआउट तैयार करेगा वायरिंग करने से पहले, है ना। ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली कहीं से भी वायरिंग स्टार्ट कर दें और कैसे भी कर दें, तो ऐसा नहीं होता है, अपनी मर्ज़ी आप नहीं चला सकते। सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि आपको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर स्विच चाहिए, कहाँ पर सॉकेट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप पूछेंगे, फिर एक डायग्राम तैयार करेंगे जो कि वायरिंग परिपथ योजना के अंतर्गत आता है ना। फिर मान लीजिए आपने डायग्राम बना लिया, लेआउट बना लिया, एंड इसके बाद आप जो है वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, वायरिंग आरेख जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम आपने बनाया है, यह एक ऐसा आरेख है जिसमें विभिन्न वायरिंग सहायक सामग्री की स्थिति व वास्तविक भौतिक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि आपने सारा कुछ डायग्राम में बना लिया है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम वायरिंग में बना लिया है, कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, है ना, कितने स्विच चाहिए, कितने बोर्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से करा ली हैं। तो इसके बाद आप वायरिंग को स्टार्ट कर सकते हो।
तो वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत आपको ध्यान में रखना है, कुछ संकेत होते हैं, हालांकि मैंने रफली बनाए हैं, आपको क्या करना है बुक से बनाना है अच्छे से। तो वन वे स्विच, सिंगल पोल। अब देखिए वन वे स्विच या सिंगल पोल को हम किस तरह से दर्शाते हैं, तो वो इस तरह से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसे दर्शाते हैं, ये इसका चिन्ह हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वन वे स्विच या टू पोल का ये। अब देखिए वन वे स्विच ये भी है, लेकिन ये सिंगल पोल है, ये डुअल पोल है ना, टू पोल है। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक स्विच आता है ऊपर और नीचे दबाने वाला है ना, सिंपल। आपका जो फ़ैन घर में लगा होगा उसे आपने ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गया। लेकिन टू पोल में क्या होता है, वो ऊपर करेंगे तो कोई और चीज़ चलेगी, नीचे करेंगे तो कोई और चीज़ चलेगी, वो ऑफ़ नहीं होता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, वन वे स्विच टू पोल, है ना, ऐसा इसका नाम होता है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। ओके, ये किसका हो जाएगा, संकेत हो जाएगा इसका। ओके, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वन वे स्विच थ्री पोल। अब थ्री पोल क्या होता है, इसमें देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इसका संकेत कुछ इस तरह से होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा, बाकी आप इसे अच्छे से बनाइएगा। एंड इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है घरेलू वायरिंग परिपथ, है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में सामान्यतः निम्न प्रकार के परिपथों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, अलार्म या विद्युत घंटी परिपथ, लैंप परिपथ, सीलिंग फैन परिपथ, सॉकेट परिपथ, जीने का परिपथ, एक लैंप तथा 3 स्थलों से नियंत्रण और ट्यूबलाइट परिपथ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लैंप तथा 3 स्थानों से नियंत्रण, यानी एक लैंप होगा या फिर एक मोटर या फिर एक बल्ब होगा, उसे हम 3 जगह से ऑपरेट कैसे करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। 6 नंबर है ना, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो अलार्म और विद्युत घंटी का परिपथ जो अलार्म बेल सर्किट होता है, लैंप परिपथ, लैंप सर्किट क्या होता है, सीलिंग फैन परिपथ, सीलिंग फैन सर्किट क्या होता है, सॉकेट परिपथ यानी सॉकेट सर्किट क्या होता है, जीने का परिपथ जो सीढ़ी वाली वायरिंग होती है उसमें क्या होता है, स्टेयर केस वायरिंग सर्किट कैसे होता है, और जो मैंने आपको बताया स्टेयर केस जो वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम 3 प्लेसेस एंड ट्यूबलाइट सर्किट, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बुक्स में आपको मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर जो हेडिंग्स को लिख लिया है, बाकी ज़्यादा लिखवाना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट ये है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है आपके इलेक्ट्रिकल वाइवा में, है ना, तो इसे आपको ध्यान रखना है। भार का आकलन, अब हम एस्टिमेट ऑफ लोड यानी भार का आकलन कैसे करेंगे, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए भार का आकलन घरेलू भवनों में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के मूल रूप से प्रकाश एवं पंखा का भार वैद्युतिक उपसाधन और युक्तियों के लिए किया जाता है। अब देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने घर का लोड, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सभी जो आपकी वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना की गई है उसमें मूल रूप से जो प्रकाश के साधन हैं यानी बल्ब हैं कितने हैं, पंखे हैं कितने हैं और टोटल लोड कितना है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के लोड्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसे हम एस्टिमेट ऑफ लोड यानी भार का आकलन कहते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था संरचना केबल यानी स्ट्रक्चर्ड जो होती है केबलिंग सिस्टम, वो क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर इसके जो कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया अच्छे से, जिसके बेनिफिट्स थे। एंड इसके बाद घरेलू वायरिंग के लेआउट संबंधित सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लेइंग आउट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इसके कुछ नियम हैं वो मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद हमने पढ़ा कि जो वायरिंग परिपथ होती हैं, है ना, उनका योजना हम कैसे बनाते हैं, और आरेख, वायरिंग आरेख क्या होता है, वायरिंग परिपथ जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। एंड इसके बाद घरेलू वैद्युतिक परिपथ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, भार का आकलन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में पढ़ी। एंड मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में पढ़ाया गया समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, बाकी अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। और आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आपको लिखना है। एंड इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन सा बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लैंप परिपथ, ये आपके बुक में अवेलेबल है ना, ये आपको बुक में मिल जाएगा डायग्राम। आपको करना क्या है, ये अच्छे से बनाना है। लैंप परिपथ जो आपको इस तरह से ITI में पेज मिले हैं, ये रखने के लिए नहीं मिले हैं, इन पर आपको डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है अच्छे से, है ना। फेज न्यूट्रल, कौन सा वायर कहाँ पर गया है, तो काफ़ी आसान है। देखिए फेज यहाँ से आया है
है ना, फेज और न्यूट्रल आ रहा था, तो यहाँ से हमने फेज लिया। और ये वायर को देखिए मैंने इस तरह से क्यों लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ले जाऊँगा तो ये रूल के ख़िलाफ़ है, यानी ऐसा नहीं कर सकते हम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस तरह से दिखाया गया है, तो यानी कि ये ऊपर से जा रहा है वायर, है ना, तो इस तरह से ये आ गया। एंड यहाँ पर जो है फेज पर हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिए, देख सकते हैं ये स्विच है। एंड यहाँ पर जो है ये बल्ब है। एंड यहाँ से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल ले लिया। अब मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा तो ये बल्ब जलने लगेगा, तो ये हमारा लैंप परिपथ हो जाता है, जो कि बेसिक सा नॉर्मल सा सर्किट है, डायग्राम है, इसे आपको बना लेना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।